what we should हम अगर एनजीओ स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन किन चीज़ों को नोट करें, क्या प्लान करें और और किस ऑर्डर में करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन की इन्होंने बात की यहाँ पे कि जो एनजीओ की स्टार्टिंग का टाइम है इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हर एक चीज़ को आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एहतियात से आपने उसको सोचना होता है, आपने उसको प्लान करना होता है। और उसके लिए क्या होता है कि यू आर स्ट्रॉन्ग विजन एंड डेडिकेशन चाहिए होती कोई भी ग्रुप, कोई इंडिविजुअल जो उस एनजीओ को स्टार्ट करना चाह रहा है। अगर उस इंडिविजुअल की कोई डेडिकेशन नहीं है, कोई इसका विजन नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा उस एनजीओ को प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉपर वे में उस एनजीओ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अगर उसको इनिशिएट किया जाएगा, तब वो कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, बेनिफिशियल होगी और उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत अच्छे तरीके से वो फिर उस कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर पाएगी। और अगर ये मतलब हाउ टू कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एनजीओ, कि कैसे हमने करना है एनजीओ को स्टार्ट करने, कैसे करना है, वो डिपेंड कर रहा होता है एनजीओ के ऊपर कि ठीक है कि वो एनजीओ किस चीज़ को पहले लेके जा रही है, किस तरह से कर रही है। तो इट्स एन एक सैंपल है जो कि यहाँ पे मौजूद है, बताया गया है कि अगर आप इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एन एनजीओ ऑफ योर ओन, अपने किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट का है, कोई आपका विजन है, किसी विजन को फॉलो करते हुए आप कोई एनजीओ बनाना चाह रहे हैं, तो किन किन चीज़ों को देखना है। अब अगर आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो भी थोड़ा सा वेरी कर रही होती, डिपेंड कर रही होती कंट्री टू कंट्री। ठीक है, किस सिचुएशन में एनजीओज, अगर क्या यहाँ पे फेवरेबल है कि हम यहाँ पे एनजीओ स्टार्ट करें। अगर कोई वॉर जोन एरिया है, ठीक है, वॉर जोन एरिया है, वहाँ पे पहले ही बहुत ही ज़्यादा जंग चल रही है, वहाँ पे सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं है, तो क्या आप वहाँ पे एनजीओ अपनी वहाँ पे स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। ठीक है, और रिकमेंडेशंस, तो हर एक की रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेशंस कंट्री टू कंट्री वो वेरी करी होती। तो व्हाट वी गोइंग टू डू एंड द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश पर्पस, विजन एंड गोल्स। ठीक है, सबसे पहले आप अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस देखना है। जैसे कि हम बात करते हैं कि फॉर गोइंग टू ऑर्गेनाइज टू मेक एन एनजीओ ऑन, आप कह सकते हो कि फीमेल ऑर्फन्स। ठीक है, फीमेल ऑर्फन्स की आप उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए आप एनजीओ कोई बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जो स्पेशली उसका मकसद ये होगा जो फीमेल ऑर्फन्स हैं या सिंपली ऑर्फन्स करते हैं, ऑर्फन्स के लिए उनका मकसद है उन्हें काम करने के लिए। ठीक है, अब वो ये आपका पर्पस है कि आप क्या चाहते हो कि आप उन ऑर्फन्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, मॉरली सपोर्ट करें, इमोशनली सपोर्ट करें, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करेंगे। तो अब आपने अपनी स्टेटमेंट को क्लियरली डिस्क्राइब करना है, अपने मिशन को क्लियरली आपने बताना है, इंडिकेट करना है। उसके थ्रू आपकी स्टेटमेंट इतनी ब्रॉड होनी चाहिए कि वो आपकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे कि आपकी असल एनजीओ की वैल्यू क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका विजन क्या है, और वो एनजीओ क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्या मकसद है, क्यों उसने एनजीओ ये बनाई है इस मकसद के लिए। राइट, कि इस चीज को इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर टारगेट कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप ये सोचने जा रहे हो कि अगर आपने कोई विजन बना रहे हो, गोल्स बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए क्लियरली, आप क्लियर कट इस चीज में आपको अंदाजा हो, आपका माइंड क्लियर हो, आपका माइंड यू कैन से कि इस बात पे मतलब क्लियर हो कि आपकी टारगेट कम्युनिटी कौन सी है, आपने किस कम्युनिटी के लिए, किस ग्रुप के लिए काम करना है। ठीक है, तो आप इस बात में क्लियर होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए सही तरीके से, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपकी जो टारगेट कम्युनिटी है वो कौन होनी चाहिए एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू रीच आउट टू दिस कम्युनिटी। अगर आपने ये कम्युनिटी सेलेक्ट की है, जैसे ऑर्फन चिल्ड्रन, अगर आपने ऑर्फन्स को सिलेक्ट किया है तो वो ऑर्फन आपने क्यों सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, आप इस कम्युनिटी के लिए क्यों काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपने पर्पस, विजन एंड गोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर वन, सेकंड वन इज टू एस्टैब्लिश एन इनिशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एज वन ऑफ यू हैव मेंशन्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनको एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो क्योंकि वो फाउंडर्स होते हैं। ठीक है, वो जो फाउंडर्स होते हैं, फाउंडर्स को इनिशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज को देखते हैं, वो लॉज को भी देख रहे होंगे, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन को भी देखेंगे, वो प्रोजेक्ट के अप्रूवल भी देंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कानून बन रहे हैं उसको भी देखेंगे, उसको भी डील करेंगे। तो इनिशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किन लोगों को आप शामिल करेंगे, कमिटेड इंडिविजुअल्स को।
ठीक है, जो कि वाकई में कमिट होंगे कि मैं इस एनजीओ का अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हूं तो मैंने इस एनजीओ के मिशन और विजन के लिए हर पूरी कोशिश करनी है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ठीक है, जो इसके मेंबर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स होने चाहिए, उनका स्ट्रॉन्ग लीगल, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, उनके पास वो स्किल्स होनी चाहिए और उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड गोल्स का क्लियरली पता हो। ठीक है, और उनके पास नए आइडियाज हो, प्रोग्रेसिव आइडियाज हो कि कैसे वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड कितना होना चाहिए, साइज क्या होगा, स्ट्रक्चर कौन होगा, सबसे ऊपर पोजीशन पे कौन होगा, सेकेंडरी पोजीशन पे कौन होगा, सबसे लोअर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी होगी, कौन किसको जवाबदेह है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, राइट, और उसका साइज कितना होगा, कितने लोग आपके इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो साइज और स्ट्रक्चर है वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना है। हो सकता है कुछ अगर वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो गई है, एनजीओ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो गई है, तो उसके कुछ अरसे के बाद वो अपने उस साइज में और उस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली ले आए। अब नंबर थर्ड वन इज सीक लीगल एक्सपर्टीज। ठीक है, अपनी लीगल एक्सपर्टीज की तरफ जाएं, किसी लॉयर को ढूंढ लें जो कि लीगल मैटर्स को डील करता हो, उससे पता हो, क्योंकि वो लॉयर आपको हेल्प आउट करेगा। आप अपनी एनजीओ कैसे रजिस्टर करवाते हैं, रिपोर्ट्स कैसे फिल करेंगे, टैक्स के इश्यूज को कैसे डील करेंगे, लाइसेंसेस कैसे लेंगे, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन को आपने उसको कैसे फिल करना है, क्योंकि वो टेक्निकल होगा ना, उसको उस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा बेहतर तरीके से वो उसके अंदर अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसको इसमें शामिल करेगा। समटाइम ऐसा होता है कि अगर क्योंकि एनजीओ नॉन प्रॉफिट होती है, अगर मनी का इश्यू है कि वो एनजीओ को अगर उसके पास पैसे नहीं है कि वो किसी लॉयर को हायर कर सके या उनको उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से ले सके कि वो उसको हेल्प आउट करें अपने इन लीगली मैटर्स में सपोर्ट करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं कि दे कैन एनजीओ इनएक्सपेंसिव लीगल सर्विसेज, लीगल असिस्टेंस प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स अगर किसी जगह पे चल रहे हैं लीगल असिस्टेंट प्रोग्राम्स के, तो वहां से वो लीगल सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी चेक करें कि अगर बोर्ड मेंबर्स के साथ ही चेक करें इफ दे हैव एनी कनेक्शंस और कॉन्टेक्ट्स, अगर उनके पास कोई कनेक्शन है किसी लॉयर्स के साथ या कॉन्टेक्ट्स हैं, तो वो फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं वो फिर हेल्प आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में कि अगर कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो लीगल असिस्टेंस के लिए वो उनका कॉन्टेक्ट आगे जो कंसर्न लोग हैं उससे करवा सकें। ठीक है, फिर आप जाएंगे, यू आर गोइंग टू चूज अ नेम। ठीक है, इट्स CHOO, इट्स मिस्टेक, चूज अ नेम। अब आप नाम चूज करने जा रहे हैं, लेकिन नाम चूज करते हुए आपने इस चीज का जहन में ख्याल रखना है कि इस नाम की कोई और एनजीओ मौजूद ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर क्योंकि वो उस नाम की एनजीओ को हो सकता है उसने पहले से लाइसेंस लिया हो किसी और एनजीओ ने, अगर कोई ऑर्फन्स के लिए काम कर रही है तो आपने अपनी एनजीओ का क्या नाम लेना है, वो नाम ऐसा ना हो कि वो नाम किसी और एनजीओ को उसका लाइसेंस मिला हो, उस नाम के साथ ऑपरेट कर रही हो पहले से, नाम एज वेल एज लोगो। ठीक है, लोगो भी तो होता है ना, किसी हर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक लोगो बनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि वो जो उसका नेम है और जो लोगो है वो पहले से वहां पे उस जगह पे ऑपरेट ना हो रहा हो, राइट। फिर now you are going to write the articles of incorporation. Articles of incorporation as we have already discussed earlier कि ये articles of incorporation जो होते हैं ये आपको help out कर रहे होते हैं in legally registering in any country। ठीक है, जहाँ पे वो आपसे information ले रहे होते हैं। It's a legal description of the NGO assigning power to the board। ये आपकी एनजीओ की लीगल डिस्क्रिप्शन होती है कि ये काम कैसे करेगी, ये किस तरीके से ऑपरेट करेगी, इसकी मिशन क्या है, विजन क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, इसके मेंबर्स कितने हैं, ये कितने लोगों को हायर करेगी, हायरिंग का तरीका क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे डील करेगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे डील करेगी। ये आउटसाइडर्स एजेंसीज के लिए बनाया जाता है, लाइक ये गवर्नमेंट के लिए बनाया जाता है अगर किसी जगह पे वो ऑपरेट करने जा रहे हैं। अगर जब ये ड्राफ्ट हो जाता है आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट शुड बी सबमिटेड टू द बोर्ड फॉर फाइनल अप्रूवल बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से पहले उसे वो अपना आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोर्ड को दिखाना चाहिए, वो फिर इसके ऊपर करेंगे। अब
किस किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो वेरी कर रही है, कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही होती है, लोकल स्टेट गवर्नमेंट वेरी कर रही होती है। हो सकता है जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को एनजीओ के लिए चाहिए जो यहाँ पे ऑपरेट करेंगी, वो इंफॉर्मेशन हो सकता है यूएस में ना हो, वो डिफरेंट हो। एक दो चीज यूएस में हो सकता है वो पूछे अपने एनजीओ, अगर वहाँ पे ऑपरेट करने जा रही है तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग हो, हम एनजीओ से ना पूछ रहे हैं, राइट। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है, ये वो डिटेल्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक गवर्नमेंट या कोई गवर्निंग बॉडी अगर वहाँ पे ऑपरेट कर रही है वो उनसे मांगती है एनजीओ से, अगर वो वहाँ पे काम करने जा रहे हैं। तो ज्यादातर चीजें क्या डालते हैं, नेम बताते हैं, पर्पस पूछते हैं, लोकेशन पूछते हैं, ऑफिस पूछते हैं कहाँ पे होगा, मेंबर्स कितने होंगे, नंबर एंड नेम्स ऑफ बोर्ड मेंबर्स। एनजीओ ये भी बताया कि वो नॉन प्रॉफिट है, कितने अरसे तक वो एग्जिस्ट करेगी, ज्यादातर ये कहा जाए कि वो एवर लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग उसकी जो लाइफ है वो है। फिर ड्राफ्ट बाय लॉज, अब ये जो बाय लॉज है ये अब आपने अपनी एनजीओ के लिए खुद इंटरनली ऑपरेट करने के लिए बनाने हैं, ठीक है, दिस इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, या ये अपनी एनजीओ को अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा होता है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम शो कर रहे होते हैं अकाउंटेबिलिटी टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है, जबकि जो बाय लॉज होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एनजीओ टू इटसेल्फ, ठीक है। अब बायलॉज के अंदर क्या होता है, स्पेसिफाई कर रहा होता है कि ये कैसे चलेगी, इट इज लाइक अ रूल बुक जो उसकी स्ट्रक्चर पावर ऑर्गेनाइजेशन को बताती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के बायलॉज क्या होते हैं, इट हेल्प्स टू रिजॉल्व एंड मिनिमाइज डिस्प्यूट्स, क्योंकि उसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं ना कि किसने किस तरह से ऑपरेट करने से क्या जिम्मेदारियां होंगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, यू कैन से कि रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड। ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन बायलॉज में शामिल होती है वो क्या होता है, पर्पस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, मेंबर्स क्या हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी लेंथ ऑफ मेंबरशिप क्या होगी, बोर्ड साइज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, कमेटी स्ट्रक्चर, ऑफिसर ड्यूटीज। essential to have both the articles of incorporation and bylaws। एनजीओ को ऑफिशियली रजिस्टर करवाने से पहले आप लोग अपने आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी बनाएं और आप लोग अपने बायलॉज भी बनाएं। आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन आउटसाइडर एजेंसी के लिए और बायलॉज आपकी मतलब कोई गवर्नमेंट है उसके लिए, और जो बायलॉज है वो आप अपने इंटरनली एनजीओ के स्ट्रक्चर को ऑपरेट करने के लिए। और फिर जाके पहले इसको अप्रूवल लें बोर्ड से, अप्रूवल जब बोर्ड से मिल जाती है तब आप एनजीओ को ऑफिशियली रजिस्टर कराने की कोशिश करें। रजिस्टर द ऑर्गेनाइजेशन, अब आपने नाम चूज कर लिया, बायलॉज बना लिए, आर्टिकल्स लिख लिए, अब आप अपनी एनजीओ को उस जो लोकल गवर्नमेंट है वहां से अपने आप को रजिस्टर कराएं। हर जगह पे रजिस्टरिंग का प्रोसेस डिफरेंट है, उसके रजिस्टरिंग के रूल्स डिफरेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट कराने हैं आपने वो डिफरेंट होते हैं, राइट। ज्यादातर यही पूछा जाता है, बोर्ड मेंबर्स की इंफॉर्मेशन, मिशन स्टेटमेंट, स्टाफ मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। अब पाकिस्तान के अंदर ये डिफरेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट्स हैं, ये रजिस्ट्रेशन लॉज हैं जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर एनजीओ जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकती हैं। सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस। यही मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी कि जिसके अंदर आप मेंशन करें, आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एनजीओज ने अगर आपने आपको रजिस्टर करवाना होता है तो वो कौन सी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लॉज हैं जिनके तहत वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। इनमें से देख लें उनकी ऑर्गेनाइजेशन का असल में मकसद क्या है, वो कैसे चल रही है, क्योंकि वही बाय लॉज उसको हेल्प आउट करेंगे इस रजिस्ट्रेशन लॉस को आइडेंटिफाई करने में कि उनका मकसद क्या है, उनका विजन क्या है, उनका तरीका क्या है, उनके फंडिंग सोर्स क्या होंगे, वो उसके मुताबिक फिर इन और ये जो डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस हैं, लॉज हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट्स हैं, उनके मुताबिक फिर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। डिपेंड कर रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका विजन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो उसकी फंडिंग सोर्स क्या है, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट करने का लेवल क्या है, मैम उसके बाकी जो उसके सिस्टम्स हैं, सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि वो फिर आइडेंटिफाई करे कि वो किस एक्ट के थ्रू, किस चीज़ के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करवाएगा। जब आपकी एनजीओ लीगली इनकॉर्पोरेट होगी, रजिस्टर होगी, फिर आप अपने इनिशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करें, ठीक है, वो फिर अपने जो बायलॉज हैं उन बायलॉज को अब ऑफिशियली अडॉप्ट कर लें अपनी फर्स्ट मीटिंग में, क्योंकि ये बायलॉज फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि उनका फंक्शन बोर्ड कैसे चलेगा।
उनकी एनजीओ कैसे चल रही है, पता चल गया, रिकॉग्नाइज हो गई, रजिस्टर हो गई, अब वो प्रॉपरली सही तरीके से फंक्शन करेगी, अपने मेंबर्स को बताएगी, आइडेंटिफाई कराएगी, उनको सारी डिटेल्स बताएगी, राइट। फर्स्ट मीटिंग इज इंपॉर्टेंट, किस लिए कि अपने ऑफिसर्स को स्टैब्लिश, कमेटीज को स्टैब्लिश करने के लिए और इनिशियल प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए। फिर सेटअप एंड अकाउंटिंग सिस्टम, एक अकाउंटिंग सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिंस द एनजीओज आर, जैसे हम पता है कि दीज आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मकसद कोई प्रॉफिट गेनिंग नहीं होता, ये किसी इनकी मकसद अर्निंग नहीं होता कि अर्निंग की बेस पे फिर वो अपने प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, बल्कि इन्होंने अपनी मनी लेनी होती है, डोनर्स ढूंढने होते हैं, उन डोनर्स की बेसिस पे फिर वो कैसे अपने आप को चलाएंगे, उनकी फिर जो लाइफ है वो कितनी रहेगी, कितना अरसा वो ऑपरेट करेंगे। इसलिए हर एनजीओ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसका एक रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद हो, जहाँ पे वो बताए कि इसको मनी कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ आ रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल हुआ कैसे हुआ, अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर हो, अकाउंटेंट की एक हेल्प ले, राइट। वॉलेंटियर अकाउंटेंट ढूंढ लें जो कि आपको हेल्प आउट करें इस काम में, इस अकाउंटिंग के सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए, राइट। अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर डॉक्यूमेंटेड, और फाइनेंशियल जर्नल्स में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए, ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी वो नंबर्ड होगी और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको प्रेजेंट किया जाएगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ फंड्स एंड इंश्योर एफिशिएंट स्पेंडिंग फॉर प्रोग्राम्स। ठीक है, अकाउंटिंग हम मैनेजमेंट, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को जहन में रखना, उन बातों को प्लानिंग करना, उस चीज़ को करना ज़रूरी है। कम अप विद अ फंड रेजिंग प्लान, अब आप फंड रेजिंग प्लान बनाएं कि हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट फंड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक तो प्रोजेक्ट के लिए तो अलग ही चीज है ना, अपनी एनजीओ के लिए पहले से डिसाइड कर लें कि अपनी एनजीओ के लिए आप फंड कैसे इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आप कहते हैं या तो आप एजुकेशनल या किसी सोशल प्रोग्राम्स के थ्रू, ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ एनजीओ। ठीक है, अच्छा, जो आपकी मनी होती है, जो पैसा एनजीओ को चाहिए, तो वो किन किन मकसद के लिए चाहिए होता है, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम उन्होंने उसको किया हुआ है, कोई सोशल प्रोग्राम चलाया हुआ है उस एनजीओ ने, कोई ओवरऑल ऑपरेशन के लिए पूरी की पूरी एनजीओ चलेगी कैसे, उसकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी, उसके लिए मनी चाहिए होती है। प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए एनजीओ को, जैसे सर्वे है या कोई प्रोग्राम्स कर रही हैं, उसके लिए उनको पैसे चाहिए। इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हों। ठीक है, फंड रेजिंग के प्लान्स में, ग्रांट्स लिखने में, कंट्रीब्यूशंस ढूंढने में, फंड रेजिंग स्किल्स में। और अगर आप फंड रेजिंग प्लान बना रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ बहुत देखना ज़रूरी है कि टू आइडेंटिफाई व्हाट द नीड्स आर ऑफ द एनजीओ, कि आपके एनजीओ की असल में ज़रूरत क्या है। ठीक है, और किन किन सोर्सेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी इन जरूरियात को पूरा करने के लिए, राइट। अगर आपका कोई डोनर है, उस डोनर के साथ अगर आप प्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, अकाउंटेबल है, उसको प्रॉपरली रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी हर एक एक्टिविटी में, तो इसकी वजह से आपका ट्रस्ट बहुत बिल्डअप हो जाएगा उस डोनर के साथ, जो वो कंटिन्यू रखेगा आपको उस फंडिंग को देने में। ठीक है, ये भी बहुत चीज देखना जरूरी है कि अगर कोई बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई प्रोग्राम है, कोई एक्टिविटी है, कोई एनजीओ है, तो वो पहले चेक जरूर कर लें कि वो आपको क्यों, उसकी मकसद क्या है उसको आपको सपोर्ट करने का। अगर कहीं से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है तो उसका रीजन देखें, हो सकता है वो फाइनेंशियल जिसके पास रिसोर्स आए वो किसी इलीगल एक्टिविटी की वजह से आए हो, और वो आपके एनजीओ में लगा रहे हो ताकि वो उसके ऊपर जो एक आप ये कह सकते हो कि एक सर्विलियंस उसकी चल रही है, तो वो तरीके से वो अपने आप को बचा सके। ठीक है, फंडिंग की क्या उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, कहाँ से ले सकते हैं, फाउंडेशन से, कॉर्पोरेशन से, रिलीजियस ग्रुप से, इंडिविजुअल से। फाउंडेशन फॉर एग्जांपल ऐसी फाउंडेशन ढूंढें जो कि लोगों एनजीओस को ग्रांट देने पे तैयार होती हैं, एनजीओस को फंड करने पे तैयार होती हैं, ऐसी फिर फाउंडेशंस ढूंढें। या कोई बिजनेसेस या कॉर्पोरेशंस हैं जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं, जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट्स को ढूंढें। दीज डिपार्टमेंट्स फंड मैनी चैरिटीज इन कम्युनिटीज। ये जो डिफरेंट कॉर्पोरेशंस हैं, ये बिजनेसेस हैं, ये बहुत काम कर रही होती है लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके काम के लिए। तो ऐसी कंपनी, कॉर्पोरेशन, बिजनेसेस, कंपनीज को ढूंढें, ठीक है, जो कि लोगों सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, और उनसे फिर फंडिंग लेने की कोशिश करें। रिलीजियस ग्रुप्स,
के थ्रू फंड्स लेने की कोशिश करें, ठीक है, टू फंड ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, राइट। Individuals may provide long term funding or short term funding to an NGO. Individuals भी उसको फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। अगर अगर उनकी मेंबरशिप है तो आप ये कर सकते हो कि मेंबरशिप है तो जाहिर सी बात है वो हर महीने मेंबरशिप फीस देंगे ना, तो वो मेंबरशिप फीस भी उसकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसमें फिर काउंट किए जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। शॉर्ट टर्म ऐसा है कि कुछ किसी जगह पे कोई सोशल एक्टिविटी करवाई गई है, वहां पे लोगों के एंट्री के ऊपर कोई पास रख दिए और पास की कोई फीस है तो उसकी बेसिस पे भी हो सकती है। एडिशनल स्टेप्स इसके अलावा और किन किन चीज़ों को आपने देखना ज़रूरी है, ठीक है, या जैसे आपने स्टाफ की हायरिंग कब करनी है, कैसे करनी है, अपने आप को कैसे रिकॉग्नाइज करवाना है कम्युनिटी में, अपनी एनजीओ को आगे कैसे लेके आना है, कैसे लोगों तक उसकी पहचान करवानी है, ऑफिस की सप्लाईज फर्नीचर है, कंप्यूटर्स है, मशीनरी कैसे लेके आनी है, अपने एनजीओ को इंश्योर कैसे करवाना है, होल्डिंग ओरिएंटेशन कैसे आपने करवानी है, एक दूसरे से सबको रिकॉग्नाइज करवाना, एनजीओ के मिशन स्टेटमेंट, विजन, बाय लॉज को मुतारिफ करवाना जितने भी इसके मेंबर्स हैं। इस स्टेज पे फिर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आप अब आपकी जो प्रोग्राम एक्टिविटीज है उनको डिस्कस करें और फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ज्यादातर कहते हैं इट्स सेड दैट कि इट मे टेक अबाउट अ ईयर बिफोर दीज प्रूव टू बी सक्सेसफुल। आपको तकरीबन साल लगेगा ये देखने के लिए कि ये जो आपने स्टेप्स लिए हैं, ये जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं ये सही ली थी, कामयाब गई हैं, ठीक है। जब आपका एक साल कंप्लीट हो जाए एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, इंपॉर्टेंट टू रिव्यू द मिशन, गोल्स एंड विजन टू मेक श्योर द एनजीओ हैज स्टेड ऑन ट्रैक, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज आप ओपन रखें अपने मेंबर्स के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए कि वो आपके प्रोग्राम्स पे, एक्टिविटीज पे क्रिटिसाइज करें। जब आपके प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज पे क्रिटिसाइज करेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इन प्रोग्राम्स को उसको रिवाइज कर सकते हैं और बेहतर बना